लाल परी का जादुई सिलाई मशीन। गंगापुर नामक गांव में आराध्या अपनी मां के साथ रहती थी। आराध्या की एक बहन भी थी जिसका नाम सृष्टि था। आराध्या के पिता शिवलाल की मृत्यु काफी समय पहले ही हो गई थी। आराध्या की मां कौशल्या लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करती थी। कौशल्या बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती थी। तभी एक दिन कौशल्या के पास कुछ मनचली लड़कियां कपड़े सिलवाने आती है और कौशल्या से कहती है, आंटी मुझे एक गाउन सिलवाना है जो कि पहनने पर बिल्कुल आलिया भट्ट की तरह लगे। ठीक है बिटिया, मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए पूरे 1500 रुपए लगेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे लेस और कैन अलग से लाने पड़ेंगे और गाउन बनाने में मुझे मेहनत भी तो करना पड़ेगा। अरे आंटी इतना ज्यादा? मैं आपको पूरे 1000 दूंगी। अगर सिलना है तो सिल दो, वरना मैं दूसरे के यहाँ दे दूंगी। ये आपके बगल वाली आंटी तो 1000 रुपए ही लेती है। आप मुझे कपड़ा वापस दे दो, मैं किसी दूसरे के यहाँ से सिलवा लूंगी। कोई बात नहीं बिटिया, तुम मेरी बेटी के समान हो। मैं तुम्हारे लिए 1000 रुपए में ही बढ़िया गाउन सिल दूंगी। ठीक है। इतना बोलकर रूही वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब रूही गाउन लेने आती है तब कौशल्या ने उसका गाउन खराब कर दिया। यह कहकर रूही कौशल्या को बहुत सुनाती है। अरे आंटी ये आपने क्या कर दिया? कितना गंदा गाउन सिला है आपने। इसमें तो मैं बिल्कुल भी आलिया भट्ट की तरह नहीं लग रही हूँ, और न ही आपने इसे अच्छा सिला है। अच्छा तो सिला है बिटिया, अब तुम्हारी शक्ल आलिया भट्ट की तरह नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बकवास बंद करो अपनी। एक तो इतना गंदा गाउन सिला है, उल्टा मेरे से ही बोल रही हो। अब मैं इसके कोई भी पैसे नहीं दूंगी। लेकिन बिटिया इसमें जो मेरे खर्च लगे हैं वह तो दे दो, मेरी मजदूरी के पैसे मत देना। कुछ नहीं मिलेगा। एक तो तूने मेरी ड्रेस की ऐसी तैसी कर दी, अब और मैं तुम्हें पैसे दूं? मैं तुम्हें एक पैसे नहीं दूंगी। और हाँ, मुझे मेरा गाउन दो, मैं जा रही हूँ। यह बोलकर रूही गुस्से से गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी रूही की फ्रेंड शीतल बोलती है, अरे रूही, आंटी ने तो इतना बढ़िया गाउन सिला है, फिर भी तूने उनको पैसे नहीं दिए, बल्कि तू तो उनको इतना सुनाकर भी आ गई। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, यही तो दिमाग है, तुम बिल्कुल नहीं समझोगी। अब चलो जल्दी, पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं, कहीं हम दोनों लेट ना हो जाए। अच्छा तो मैं समझ गई, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें सिलाई के लिए पैसे दिए थे वो तुमने पहले ही खर्च कर दिया है। अब तुम उन्हें पैसे कहाँ से देती? हाँ ठीक है, अब चल। इधर कौशल्या को पैसे नहीं मिलने से वो बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही उसके पास पैसे थे। अपनी माँ को उदास देखकर आराध्या अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? फिर कौशल्या आराध्या को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद आराध्या बोलती है, माँ आप मुझे भी अपने साथ दुकान पर ले जाया करो, इससे आपके कामों में थोड़ी बहुत मदद भी हो जाएगी और कोई आपसे यूँ पैसे ठगकर और बदतमीजी कर नहीं जाएगा। ठीक है बिटिया, कल से तू भी मेरे साथ दुकान पर चलना। उसके बाद आराध्या भी अपनी माँ के साथ दुकान पर जाने लगती है। कुछ दिनों बाद रूही फिर से दुकान पर आती है और कपड़े देते हुए बोलती है, आंटी इस कपड़े का मेरे लिए एक अच्छा सा लहंगा बना देना, और हाँ इस बार ये खराब मत करना, वरना मैं इस बार भी इसके कोई पैसे नहीं दूंगी। रूही यह बोल ही रही थी, तभी आराध्या अपनी माँ को बोलती है, अच्छा तो ये वही लड़की है जो बिन पैसों के कपड़े सिलवाती है। ओए रुक जा लड़की, पहले 1000 रुपए निकाल, फिर यहाँ लहंगा सिलवाना। ओए क्या बदतमीजी है, और किस बात की तुम 1000 रुपए मांग रही हो? अच्छा तो तू भूल गई, बहुत कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। तुमने जो गाउन सिलवाया था उसके पैसे कौन देगा? ये तुम्हारी बाप की दुकान है जो मुंह उठाकर बिना पैसों के कपड़े सिलवाने आ जाती हो। ओए लड़की, तमीज से बात कर, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? और हाँ आंटी, यह लहंगा मुझे परसों किसी पार्टी में पहनकर जाना है, तो टाइम से सिल देना। और हाँ, इस बदतमीज लड़की को क्यों रख लिया है? हटाओ इसे, यह बहुत बदतमीजी करती है। बदतमीज मैं हूँ या तू है? और हाँ, पहले तू 2000 रुपए दे, फिर तेरा ये लहंगा सिलेगा। 2000? किस बात की? तू पागल हो गई हो क्या? पागल तू है। 1000 पहले वाले गाउन का और 1000 इस लहंगे का,
समझी? रूही और आराध्या की इसी बात पर बहस हो जाती है। दोनों की बातें इतनी आगे बढ़ जाती है कि रूही गुस्से में आराध्या की माँ का सिलाई मशीन तोड़ देती है और बोलती है, ले सिल ले तू कपड़े। तू मेरे कपड़े नहीं सिलेगी तो आज से तू किसी के भी कपड़े सिलने के लायक नहीं रहेगी। इतना बोलकर रूही वहाँ से चली जाती है। तभी आराध्या की माँ बोलती है, हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। अब मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगी? एक ही तो सिलाई मशीन का सहारा था, अब वह भी हमसे छिन गया। इसलिए मैं तुम्हें दुकान पर लेकर नहीं आती थी बेटी। अब पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ना ही पैसे आए ना ही कुछ और, मशीन भी टूट गई। अब मैं नई सिलाई मशीन कहाँ से लाऊंगी? सब तेरी वजह से हुआ है। हे भगवान, अब मेरा घर कैसे चलेगा? आराध्या यह सब सुनकर दुखी मन से दुकान से निकलकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, इन सब में मेरी क्या गलती है? पैसे ही तो मांगी थी मैंने, वो भी मेरी माँ की मेहनत के पैसे थे और यह सब हो गया। हे भगवान, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अपनी माँ को नई सिलाई मशीन कहाँ से लाकर दूं? प्लीज भगवान जी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ पर एक लाल परी हवा में उड़ते हुए जा रही थी। आराध्या को रोता हुआ देखकर लाल परी उससे बोलती है, क्या हुआ आराध्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? घबराओ नहीं, मैं लाल परी हूँ। तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बता सकती हो। आराध्या उसके बाद लाल परी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद लाल परी कहती है, आराध्या उदास मत हो, सब कुछ ठीक होगा। तुम सब अच्छे और नेक दिल इंसान हो और परियां हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। इतना कहकर लाल परी वहाँ पर एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट करती है और आराध्या से बोलती है, आराध्या ये लो, ये एक जादुई सिलाई मशीन है। इस मशीन पर कपड़े खुद से डिजाइन होकर सिल जाएंगे। और हाँ, अब से जो कोई भी सिले कपड़ों के पैसे नहीं देगा, यह मशीन उसकी खूब पिटाई भी करेगा। अब तुम खुशी खुशी यह जादुई सिलाई मशीन लेकर अपने घर जाओ। क्या सच में लाल परी जी, यह एक जादुई मशीन है? हाँ आराध्या, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाल परी जी। आराध्या जादुई सिलाई मशीन लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से लाल परी की सारी बातें बताती है। उसकी माँ जादुई सिलाई मशीन देखकर बहुत ही खुश होती है। जादुई सिलाई मशीन पर अब कौशल्या को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती थी। वह जैसे ही कपड़े सिलने के लिए कपड़े काट कर रखती, वह खुद ही डिजाइन होकर तैयार हो जाता। उसके सिले हुए कपड़े बहुत ही यूनिक और अच्छा होता था। अब सभी लोग कौशल्या को खुशी से एक्स्ट्रा पैसे देकर जाते थे और आसपास के सभी गांवों से अब लोग कौशल्या से ही अपने कपड़े सिलवाते थे। धीरे धीरे जब यह बात रूही को पता चलती है, तब उसकी फ्रेंड शीतल उससे बोलती है, रूही तुम्हें पता है कौशल्या आंटी जैसा टेलर इस मार्केट में नहीं है। क्या गजब के कपड़े सिलती है यार, मैं तो अपना सूट और ड्रेस उन्हीं से सिलवाती हूँ। ये तो क्या कह रही है, उस गरीब भिखारिन के पास दोबारा से सिलाई मशीन खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद रूही अपनी फ्रेंड शीतल के साथ कौशल्या की दुकान पर जाती है। रूही जैसे ही दुकान पर पहुंचती है, उस जादुई सिलाई मशीन में से एक डंडा निकलकर रूही की खूब पिटाई करने लगता है। तभी रूही बोलती है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे कौन मार रहा है? अरे मत मारो, कोई बचाओ मुझे, मेरी क्या गलती है? अरे कोई रोको इसे, मुझे क्यों मार रहे हो? प्लीज छोड़ दो, बचा लो। तभी जादुई सिलाई मशीन में से आवाज आती है, जल्दी से कौशल्या के पैसे वापस कर, वरना हम तुम्हें यूं ही पीटते रहेंगे। ठीक है, मैं कौशल्या आंटी के सारे पैसे अभी देती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये लो आंटी जी अपने पैसे और मुझे माफ कर दो, और अब मैं किसी के भी पैसे नहीं मारूंगी, मुझे माफ कर दो आंटी जी। इतना कहकर रूही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कौशल्या और आराध्या दोनों माँ बेटी
खुशी खुशी जादुई सिलाई मशीन के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। यह कहानी प्रियंका नाम की एक अनाथ लड़की की है, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। प्रियंका दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। प्रियंका अपनी चाची शांति के साथ रहती थी, जिसकी खुद की एक बेटी थी रूही। रूही दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसका रंग भी निखरा हुआ था, जिस वजह से रूही को प्रियंका बिल्कुल भी नहीं भाती थी और वह हमेशा अपनी माँ शांति से उसकी शिकायत लगाकर उसे डांट सुनाया करती थी। माँ माँ कहाँ हो तुम? यह देखो प्रियंका की बच्ची को, इसने आज फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े पहन लिए। ये कपड़े पहनकर आज मुझे कॉलेज जाना था, इसने मेरे कपड़े क्यों पहने? क्यों रे प्रियंका, तुझे मेरी बेटी के कपड़े मिलते हैं क्या? तू अपने कपड़े नहीं पहन सकती? चाची जी, मैंने आपसे कहा तो था, मेरे पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं है। जो भी थे वो अब हर जगह से फट चुके हैं। उन कपड़ों में कॉलेज में सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए मैंने आज कॉलेज जाने के लिए रूही के कपड़े पहन लिए। रूही के पास वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं। मैंने तेरे इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी तुम? तुम्हें इस घर में खाने को मिल रहा है ना, तो इसे ही गनीमत समझ। आज के बाद से खबरदार, जो मेरी बेटी के कपड़े को हाथ भी लगाया तो, समझी? ठीक है चाची जी। इधर प्रियंका को माँ से डांट सुनाकर रूही मन ही मन खुश होती है। वैसे भी ये काली कलुटी मेरे कपड़े पहनकर कोई जोकर से कम नहीं लग रही है। आज तो इसका और ज्यादा मजाक बनेगा, जिससे मुझे और भी खुशी मिलेगी। इधर शांति भी घर के कामों में लग जाती है। प्रियंका भी रोते हुए कॉलेज के लिए निकलती है। शाम को प्रियंका के साथ उसका दोस्त रंजीत भी उसके घर आता है। अंदर आओ रंजीत, बैठो, मैं तुम्हें अभी साइंस की नोटबुक देती हूँ। प्रियंका, मुझे मैथ का सेकंड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया था, तुझे समझ आया क्या? अरे बुद्धू, वो तो बहुत ही इजी है, ये देखो, आया समझ? अरे वाह प्रियंका, तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय रंजीत। इधर रंजीत को प्रियंका के साथ बात करता देख रूही को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रूही को रंजीत पसंद आ जाता है और वह मन ही मन उससे प्यार करने लगती है। रंजीत के जाते ही रूही प्रियंका के कमरे में आती है और बोलती है, अरे प्रियंका, ये लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ आया था? इतना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था, तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम रंजीत है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तो तू मेरे बर्थडे में अपने दोस्त को बुला लेना। आखिर तुम्हारा दोस्त मेरा भी तो दोस्त ही हुआ ना। यह सुनकर प्रियंका बहुत खुश हो जाती है और वह रंजीत को भी रूही के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। रंजीत जब पार्टी में आता है तब रूही अपने बदतमीज दोस्तों के साथ मिलकर प्रियंका का खूब मजाक उड़ाते हैं और रंजीत से बोलती है, रंजीत, तुम तो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम क्या इस कालमुही के साथ हमेशा घूमते रहते हो? तुम्हारी तो मेरी तरह कोई सुंदर फ्रेंड होनी चाहिए थी, तुम क्या इस काली घटा के पीछे पड़े हो? इससे तो लाख गुना ज्यादा सुंदर मैं हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। इस काली कलूठी बैगन लूटी को छोड़ो और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। ये इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। प्रियंका को सबके सामने यूं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वह रोते हुए पार्टी छोड़कर बाहर की तरह निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। यहाँ किसी को मेरी कोई कदर नहीं है, जिससे देखो सब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, कभी मेरा रंगों का तो कभी मेरे कपड़े का। मैं अब इतनी काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे आज ये सब तो नहीं सुनने पड़ते। ऊपर से मेरी बहन, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, हमेशा मेरी बुराइयां करती रहती है। प्रियंका इतना बोलकर जोर जोर से रो ही रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है। कौन हो प्यारी लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या परेशानी है, मुझे बताओ, रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कौन हो तुम? डरो मत प्रियंका, मैं पेड़ हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मुझसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। मुझे बताओ क्यों रो रही हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या
सच में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ प्रियंका, तुम मुझे एक मौका तो देकर देखो। फिर प्रियंका पेड़ को अपने बारे में सब कुछ बताती है। पेड़ भी शांति पूर्वक से उसकी सारी बातें सुनता है। बहुत मुश्किल से तो मेरा एक दोस्त बना था और आज मेरी बहन ने उसी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। अब मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा मुझसे बात भी करेगा, इसलिए मैं पार्टी से निकलकर यहाँ जंगल में आ गई। देखो प्रियंका, जो तुम्हें प्यार करेगा उसे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारा दोस्त सच में तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम्हारी बहन रूही की बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब रोना बंद करो। प्यार रंग से नहीं दिल से होता है और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। फिर तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? आपने सच कहा पेड़ जी, प्यार रंग रूप से नहीं होता है। शाबाश प्रियंका। प्रियंका, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर पेड़ एक खूबसूरत लहंगे के घर में बदल जाता है और बोलता है, सुनो प्रियंका, तुम इस जादुई लहंगे के घर के अंदर आ जाओ। इस घर के अंदर तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं होगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अंदर तुम्हें वो सब मिलेगा। प्रियंका पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी से उस जादुई लहंगे के घर में अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तब वो वहाँ देखती है वह उसकी जरूरत की सारी चीजें थी जो उसे चाहिए थी। जादुई लहंगा का घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत होता है। उस घर में तरह तरह की सुंदर सुंदर लहंगे, गाउन, जरूरत की सारी चीजें थे। प्रियंका उसमें से एक सुंदर सा गाउन लेकर उसे पहन लेती है। गाउन पहनते ही एक चमत्कार होता है और प्रियंका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका काला रंग गोरे रंगों से निखर जाता है और वह बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह मैं हूँ। थैंक यू जादुई लहंगों का घर। तभी प्रियंका को एक और आवाज सुनाई देती है, प्रियंका, तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी बहन रूही के पार्टी में जाना चाहिए। हाँ सही कहा है आपने, मुझे अभी रूही की पार्टी में जाना चाहिए। इतना बोलकर प्रियंका पार्टी में वापस अपने बहन के घर पहुंचती है। पार्टी में सभी लोग प्रियंका को ही देखते रह जाते हैं और रंजीत की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। रूही प्रियंका को देखते ही अपनी माँ शांति से कहती है, माँ देखो तो ये काली भूतनी कितनी सुंदर और गोरी लग रही है। अचानक से इसे क्या मिल गया जो ये इतनी सुंदर हो गई? मुझे भी नहीं पता, ये तो सच में गोरी हो गई। क्या लगाया कल मुही तूने अपने चेहरे पे? अब तू ही बता दे। चाची जी सब बताती हूँ। फिर प्रियंका ने अपनी चाची से जादुई लहंगे के घर के बारे में बताया। लेकिन चाची जी, मैं उस घर में अकेली नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उस जादुई लहंगे के घर में रहें। आखिर मैं आप लोगों के बिना कैसे रह सकती हूँ? यह सुनकर शांति और रूही की आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम हम सबके बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। तुम धन्य हो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा है। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियाँ हैं। इतना बोलकर शांति प्रियंका को गले से लगा लेती है और वह फिर सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी उस जादुई लहंगे के घर में जाकर रहने लगते हैं।